नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें, एक थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग हेडफोन वगैरह लगा के थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा। 1-2 दिन के बाद ये सारा चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा मैनेज करिए, बीच में 1-2 दिन उसी चक्कर में वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। देखिए, और ये जो सेट है इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और सारा सेट का PDF आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। देखिए देखिए यार, कहा 3 कंटेनर PQR की क्षमता 5:4:8 के अनुपात में। ये तीनों कंटेनर के कैपेसिटी का रेशियो दिया है 5:4:8। यानी पहला बर्तन का क्षमता है 5 लीटर, दूसरा बर्तन का क्षमता है 4 लीटर और तीसरा बर्तन का क्षमता है 8 लीटर। तीनों बर्तन के कैपेसिटी का रेशियो दिया। का वे क्रमशः 1:4, 2:3 और 3:5 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह से भरा हुआ है। देखिए, पहला कंटेनर जो है उसमें मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो दिया है 1:4। दूसरा कंटेनर में मिल्क और वाटर के क्वांटिटी का रेशियो है 2:3। तीसरा में रेशियो है 3:5, ठीक है। तीनों बर्तन में मिल्क और वाटर के क्वांटिटी का रेशियो दिया है। पहला बर्तन में मिल्क है 1, वाटर 4, तो मिक्सचर कितना हो गया 5। दूसरा बर्तन में मिक्सचर भी 5। तीसरा में मेरे भाई 3 और 5 कितना 8, ठीक है ना यहाँ तक। अब एक बात बताइए, तीनों बर्तन के कैपेसिटी का रेशियो है 5:4:8। अगर धारिता का रेशियो 5:4:8 है तो मिक्सचर का भी रेशियो 5:4:8 होना चाहिए, लेकिन यहां रेशियो 5:5:8 है, यानी कि रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। रेशियो 5:4:8 बनाना है तो देखिए, पहले तो इसको इक्वल बनाइए। तो आप सोचिए ऐसा नंबर कौन है जो 5, 5 और 8 से कट जाए, यानी 5 और 8 का LCM 40। तो 40 बनाने के लिए यहाँ कितना 5 8 40, तो 8 से 5 8 तो यहाँ 8 से 8 5 40, 5 से। अब ये इक्वल हो गया, 40 40 40 इक्वल हो गया ना। अब अगर इक्वल हो गया तो मेरे भाई पहला बर्तन का वॉल्यूम अगर 5 है तो 5 से गुना, दूसरा का वॉल्यूम अगर 4 है तो 4 से, तीसरा का वॉल्यूम 8 है तो 8 से गुना। कोई दिक्कत नहीं। पहला काम है दोनों के तीनों मिक्सचर के क्वांटिटी को इक्वल कर लिए, उसके बाद उसके वॉल्यूम का रेशियो 5:4:8 है तो 5:4:8 से मल्टीप्लाई। अब एक बात बताइए, अगर कोई कट रहा है तो काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान होगा। तो 8 देखिए तीनों में कॉमन है, 8 अगर कॉमन है तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब पहला में 5 से गुना किए, सब में 5 से, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। दूसरा में 4 से गुना किए तो सब में 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तीसरा में 5 से गुना किए, सब में 5 से, 3 तिया 5 है ना, तो 3 पचे 15 और 5 पचे 25। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 15 28। टोटल वाटर कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, 2 2 4 और 1 5, 28:57। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, तीनों बर्तन के पहले वो क्वांटिटी को सेम कर लिए, तीनों के क्वांटिटी को सेम कर लिए। पहला बर्तन है 5 लीटर का 5 से गुना, दूसरा है 4 लीटर का 4 से गुना, तीसरा है 8 लीटर का तो 8 से गुना। क्लियर। चलिए, यह भी अच्छा सवाल है। देखिए, का दो संख्याओं का HCF 21 है, दो नंबर है जिसका HCF 21 है और उसका LCM जो है का HCF से 221 गुना है। भाई दो नंबर का HCF दिया है 21, कहा LCM HCF से 221 गुना है। LCM जो है ये HCF से 221 गुना, यानी HCF अगर 1 है तो LCM कितना 221 होगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप बताइए सर, HCF 21 दिया है, अनुपात में HCF 1 है, यानी 1 का वैल्यू दिया है कितना 21, 1 यूनिट बराबर 21,
तो 221 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 221 गुना 21, है ना, ये एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, अगर दोनों संख्या का HCF अगर 21 है, इसका मतलब दोनों नंबर 21 से कट रहा होगा। HCF से संख्या डिवाइड होता है, अगर HCF 21 है यानी संख्या 21 से कट रहा होगा, तो संख्या जो भी होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। तो मान लेते हैं पहला संख्या है 21A और दूसरा संख्या है 21B। तो सर दोनों संख्या मालूम है, उसका LCM मालूम, HCF मालूम, तो रिलेशन होता है LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। अब अगर दोनों साइड कुछ कटता है तो काट लीजिए, 21 से ये 21 कैंसिल, 21 से यहाँ 21, तो आ गया A गुना B बराबर इधर कितना है 221। अब 221 को देखकर आपके मन में फैक्टर आ रहा होगा। देखें कुछ नंबर है जिसका फैक्टर याद होना चाहिए आपको, जैसे 221 ही है तो इसका फैक्टर होगा 17 गुना 13, 17 गुना 13 221, ये याद रखिएगा। 17 और 13 दोनों प्राइम फैक्टर है, 17 गुना 13 221, यानी 221 का जब फैक्टर करेंगे तो एक हो जाएगा 17 और दूसरा फैक्टर 13, यानी A का वैल्यू 17 और B का वैल्यू 13। अगर A 13 लेंगे तो B 17, A 17 लिए तो B 13, ठीक है ना। अब पहला संख्या है 21A, तो 21 A का वैल्यू है 17, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 1 35। B का दूसरा संख्या है 21B, B का वैल्यू है 13, तो 21 गुना 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, ठीक है। सवाल में कहा यदि उनमें से, हम लोग दोनों संख्या पता कर गए, दोनों नंबर पता कर गए, सवाल में कहा यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। सुनिए ना, ये जो दोनों नंबर है इसमें से कहा एक नंबर 200 और 300 के बीच आती है, तो सर 200 और 300 के बीच में कौन आ रहा है, ये दूसरा संख्या जो है ये 200 से ज्यादा है 300 से कम है, यानी ये है। तो इसके बारे में नहीं कहा, ये तो फिक्स कर लिए कि एक नंबर 200 और 300 के बीच में, वो नंबर 273 है। आपसे पूछा सर इसके अलावा जो दूसरा नंबर है उसके अंकों का योग, तो ये नंबर 200 और 300 के बीच है, इसको फिक्स कर लिए। तो इसके अलावा जो ये बचा है का इसके अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग होगा 3 + 5 + 7, 7 5 12 और 3 15, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, देखिए पढ़िए इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए जब भी एक कलर किया हुआ घन को काट कर छोटे छोटे घन बनाते हैं तो टोटल 4 टाइप के घन आपको मिलेगा। एक बड़ा सा घन है, उसको आप पूरी तरह से पेंट कर दिए, पूरी तरह से पेंट कर दिए और उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काटिएगा ना तो टोटल आपको 4 टाइप का घन मिलेगा। एक घन मिलेगा शीर्ष, पहला जो होगा ये शीर्ष घन होता है मेरे भाई, शीर्ष घन। और ये जो शीर्ष घन होता है इसका 3 सतह पेंट किया हुआ रहता है, शीर्ष घन का 3 सतह पेंटेड। ये टॉपिक हम पूरा डिटेल में एक वीडियो इस टॉपिक पे बना देंगे, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिगर रहता तो आप अच्छे से समझ पाते, फिलहाल नहीं है लेकिन कोशिश कर लीजिएगा। जो डेटा है, जो चीज़ याद करने वाला है बस उसको याद कर लेना। ये शीर्ष घन ये सब नाम उम का कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। शीर्ष घन होता है जिसका 3 सतह कलर किया हुआ होता है, ठीक है। दूसरा मध्य घन, एक होता है मध्य घन मिडिल क्यूब, इसका 2 सतह पेंट रहता है। तीसरा होगा मेरे भाई केंद्रीय घन, केंद्रीय घन इसका 1 सतह पेंटेड रहता है। और चौथा होता है अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन इनर सेंट्रल क्यूब, इसका कोई भी सतह पेंट नहीं रहता। जैसे एक इमेजिन करिए एक बड़ा सा घन है, उसको कई छोटे छोटे टुकड़ा में काटिएगा ना तो एकदम बीच से जो घन निकलेगा ना वो, चूंकि अब भाई मेरे थोड़े ना कोई मिठाई है गुलाब जामुन है कि उसको
सीरा में डालिएगा तो एक अंदर तक कलर चला जाएगा, अंदर तक रस चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठोस क्यूब रहेगा, उसको पूरा डब्बा में डाले, निकाले, पेंट हो गया। अब काटेंगे तो अंदर से जो एकदम बीचों बीच से निकलेगा घन, उसका कोई भी सतह कलर नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन, और उसका कोई सतह पेंट नहीं रहता है। अब सुनिए, शीर्ष घन जिसका 3 सतह पेंट किया हुआ रहता है, इसके संख्या 8 होता है। कितना संख्या? ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, 8 रहेगा। और मध्य घन 2 सतह पेंटेड घनों का संख्या होता है 12 इंटू n-2। एक सतह कलर घनों का संख्या 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। और कलरलेस घनों का संख्या यानी रंगहीन घनों का संख्या क्या होगा? तो n-2 का होल क्यूब। क्लियर है बात? ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है, अभी हम याद करवा देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तीसरा चीज ध्यान में रखिएगा, n जो है ये नंबर ऑफ कट होता है, कि जैसे बड़ा घन है उसमें कितना कट लगाए हैं आप, छोटे छोटे घन बनाने के लिए टोटल कितना कट लगाए, वो है n। और n होता है क्या? तो बड़ा घन का भुजा, बड़ा घन का भुजा अबट्टा में छोटा घन का भुजा। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, टोटल जो क्यूब्स होगा वो होता है n का क्यूब, टोटल घन n क्यूब। ठीक है बात? इतना ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको रट ही जाइएगा। देखिए, 3 सतह कलर घनों का संख्या 8, कांस्टेंट होता है ये 8। 2 सतह कलर घनों का संख्या, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स का संख्या क्या होगा? तो 12 इंटू n-2। एक सतह कलर किए हुए घनों का संख्या तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। रंगहीन घनों का संख्या यानी 0 सतह कलर है, यानी रंगहीन है, कोई सतह कलर नहीं है, तो n-2 का होल क्यूब। टोटल घन कितना होता है? n का क्यूब। बस इतना चीज ध्यान में आप रखना है। ठीक है। देखिए, का यार एक खिलौना घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। का इस घन को 64 छोटे छोटे समान घनों में काटा गया, 64 छोटे छोटे घन बना दिया गया। एक बड़ा घन था, उसको काट काट कर 64 छोटा छोटा घन बनाए हैं। तो बताइए टोटल घन क्या होता है? n क्यूब। लेकिन टोटल घन का संख्या दिया है कितना? 64। तो n बराबर कितना? क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो n4 आ गया। सवाल का कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनका किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, यानी कि ऐसे कितने घन है जिसका कोई भी सतह कलर नहीं किया है, यानी कलरलेस घनों का संख्या पूछा है। तो अभी बताए, कलरलेस घनों का संख्या n-2 का क्यूब, n4 है तो 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। चलिए बताइए, तो 3 सरफेस पेंटेड घनों का संख्या कांस्टेंट है 8, 2 सरफेस पेंटेड घनों का संख्या 12 इंटू n-2, एक सरफेस पेंटेड घनों का संख्या 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। कलरलेस घनों का संख्या कितना होगा? तो n-2 का होल क्यूब, ये स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, टोटल क्यूब्स कितना होगा? n का क्यूब। क्लियर है बात? चलिए, का x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 527, ये गुना नहीं है, ये x है। देखिए, का 527 x 324 का ये नंबर जो है 12 से विभाज्य। अच्छा, ये नंबर अगर 12 से डिवाइड है मेरे प्यारे भाई, ये 12 से डिवाइड है, अगर ये 12 से डिवाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 3 और 4 दोनों से कट रहा होगा। अगर ये 12 से कट रहा मीन्स 12 के फैक्टर से भी कटेगा, मानते हैं ना बात? अगर ये 12 से कट रहा मीन्स 12 के फैक्टर से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी। 4 से कटने का रूल होता है आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो कट ही रहा है 4 से। और 3 से भी अगर ये नंबर कटना चाहिए, और अगर ये 3 से कट रहा मीन्स इसके अंकों का योग 3 से कट रहा होगा। तो देखिए, 5 और 7 12, 3 से 3 कटेगा, 4 और 2 6 कट गया। अब 2 और x, तो सोचिए कि सर x का मान क्या लें ताकि योग 3 से कट जाए। तो x का मान अगर 1 लेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और ये 3 से कट जाएगा। ठीक है। और पूछा है सबसे, और भी आगे वैल्यू पॉसिबल होगा,
जैसे आगे अगर आप 4 लेंगे तो 4 आ 2 6 कट जाएगा, फिर आगे 7 लेंगे 7 आ 2 9 3 से कट जाएगा। लेकिन कहा है कि x का न्यूनतम मान, तो सबसे छोटा मान क्या पॉसिबल है, 1। ठीक है, चलिए देखिए, कहा एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधा इस प्रकार लगाया है, 1936 पौधा लगाया है ताकि पौधों की पंक्तियां तथा कतार बराबर है। पौधों की पंक्ति और कतार बराबर है, कहने का मतलब जितना पंक्ति है ना उतना ही कतार है, या जितना कतार है उतना ही पंक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के व्यवस्था को फुल फिल करने के लिए जो नंबर होगा ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। कई बार बोलेगा कि सर एक रो में जितना बेंच लगा हुआ है हर बेंच पर उतना ही विद्यार्थी, या फिर ऐसे बोलेगा कि क्लास रूम में जितना बेंच है जितना विद्यार्थी है हर रो में उतना कुर्सी लगा हुआ है। समझिएगा फिर से क्या बोले, कहा सर एक रो में जितना कुर्सी है ना, एक रो में जितना बेंच है हर बेंच पर उतना ही विद्यार्थी बैठा हुआ है। या फिर बोलेगा कि एक शहर में जितना मंदिर है हर मंदिर में उतना ही फूल चढ़ाता है। कोई व्यक्ति है जो हर मंदिर में उतना ही फूल चढ़ा रहा है जितना कि उस मंदिर में उस शहर में मंदिर है। तो इस तरह के व्यवस्था को फुल फिल करने के लिए जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कंफ्यूज कर गए क्या, पता नहीं क्या क्या बोल दिए, समझ जाइएगा सवाल में कुछ है नहीं। देखिए कहा कि सर पौधों की पंक्ति तथा कतार बराबर है, जितना पंक्ति है उतना ही कतार है। जैसे x पंक्ति है तो x कतार है, तो टोटल पौधा कितना हो जाएगा, x गुना x, x स्क्वायर, यानी कि जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 1936 का वर्गमूल निकालिएगा, 1936 का वर्गमूल निकालने आता ही होगा। ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर का इकाई अंक 6 है, तो सर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, आखिरी से 2 अंक को छाड़ दीजिए। अब जो शेष बचा देखिए किस संख्या के स्क्वायर के करीब है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा हो जाएगा तो 4, तो या तो वर्गमूल 44 होगा या 46। 44 46 में से कौन होगा ये कैसे पता करेंगे, तो 4 को जस्ट अगला नंबर से गुना करिए, 4 का जस्ट बाद कौन आता है 5, तो 4 पचे 20। अब 20 से छोटा है, 20 से छोटा है तो छोटा वाला वर्गमूल यानी कि 44। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के व्यवस्था को फुल फिल करने के लिए जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए का 2 पासा एक साथ फेंका जाता है। देखिए पासा जब 2 डाइस थ्रो करिएगा ना तो उसके सतह पर आए अंकों का योग जो है मिनिमम क्या होगा, तो 2 डाइस को थ्रो करने पर उसके सतह पर आए अंकों का योग मिनिमम 2, क्योंकि पहला पासा फेंके तो मिनिमम क्या आएगा 1, 1 से तो कम कुछ नहीं आ सकता है। दूसरा पासा भी फेंके तो मिनिमम कितना आ सकता है 1, तो मिनिमम जो योग होता है वो 2, और मैक्सिमम योग कितना होगा, तो 6 से ज्यादा नहीं ना आएगा, पहला पर भी 6 दूसरा पर भी 6, तो मैक्सिमम योग क्या हो सकता है 12। ठीक है, यानी कि जब 2 डाइस थ्रो करिएगा तो उसके सतह पर आए अंकों का योग 2 से 12 तक ही कोई ना कोई होगा। जैसे 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना ही हो सकता है। अब सुनिए, सतह पर अंक आए अंकों के योग का अंकों का योग 2 होने का पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। तो देखिए 2 आने का कैसे आ सकता है, पहला पर भी 1 आ जाए दूसरा पर भी 1 आ जाए, यही एक संभावना है। तो अंकों का योग 2 होने का संभावना कितना है 1। अंकों का योग 3 होने का क्या संभावना है 3, यानी पहला पर 1 दूसरा पर 2, या पहला पर 2 दूसरा पर 1, यही संभावना है। तो 2 संभावना है। अच्छा, अंकों का योग 4 होने का क्या संभावना है 4, यानी पहला पर 1 दूसरा पर 3, या पहला पर 3 दूसरा पर 1, या पहला पर 2 दूसरा पर 2, टोटल कितना पॉसिबिलिटी है 3। अंकों का योग 5 होने का क्या संभावना है, तो जितना है उससे 1 कम, जितना योग है उससे 1 कम ले लीजिए। 6 आने का संभावना क्या है, तो 1 कम 5, 7 आने का संभावना 1 कम 6। अब यहां से ध्यान रखिए, अंकों का योग 8 होने का क्या संभावना 8, यानी पहला पर 1 तो दूसरा पर 7 आएगा तब ना 8, और लगता है आपको कि पासा में 6 से ज्यादा कुछ आ सकता है, 6 ही तक ना मैक्सिमम आएगा, तो 1 तो नहीं, तो क्या होगा सर
पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर 6, या पहला पर 6 दूसरा पर 2, पहला पर 3 दूसरा पर 5, या पहला पर 5 दूसरा पर 3, या पहला पर 4 दूसरा पर भी 4। टोटल कितना है संभावना? 5। अच्छा, अंकों का योग 9 हो, इसका क्या संभावना है? 9, पहला पर 1 तो दूसरा पर 8 हो ही नहीं सकता सर। पहला पर 3 से होगा शुरू, 3 तो 6, पहला पर 6 दूसरा पर 3, पहला पर 4 दूसरा पर 5, पहला पर 5 दूसरा पर 4। कितना संभावना है? 4। तो 9 8 से जो है ना अंकों का, अब ऐसे चेक थोड़े ना करेंगे, हम समझा रहे शुरू तो सब कुछ डिटेल में बता दे रहे, अब इसको आप रट जाएंगे। सर 7 तक जो होगा ना एकक कम होते जाएगा, 7 तक एकक कम होगा। जैसे अंकों का योग 2 होने का संभावना 1, 3 होने का संभावना 1 कम 2, 4 होने का 1 कम 3, 5 होने का 1 कम 4, 6 होने का 1 कम 5, 7 होने का 1 कम 6, 8 होने का, तो 8 से 13 बना देना, 8 से योग 13 बना दीजिएगा। तो 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, 11 2 13, 12 1 13। क्लियर है बात? समझ गए? अब इसको आइए ध्यान में याद रख करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि सर 7 तक जो है एकक कम कर देंगे, 7 तक एकक कम होगा, और 8 से 13 बना लेना, 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, 11 2 13, 12 और 1 13। क्लियर है बात? देखिए हम बोले अंकों का योग 2 होने का संभावना 1, 3 होने का संभावना 2, 4 होने का 3, 5 होने का 4, 6 होने का 5, 7 होने का 6, 8 होने का, तो यहां से ध्यान रखना है 13 बनाना है, 8 होने का 5, 9 होने का 4, 10 होने का 3, 11 होने का 2 और 12 होने का 1। क्लियर है बात? एक बार और लास्ट। अंकों का योग 2 होने का संभावना 1, 3 होने का 2, 4 होने का 3, 5 होने का 4, 6 होने का 5, 7 होने का 6, 8 होने का 5, 9 होने का 4, 10 3, 11 2, 12 हो जाएगा। चलिए अब याद हो गया होगा। देखिए सवाल का 2 पास से एक साथ, एक सवाल आप लोग बताइएगा। तो हम बोले कि 2 पासा साथ साथ फेंका जाता है तो योग 7 होने का क्या संभावना है? तो आप बोलेंगे सर योग 7 होने का संभावना, तो सर योग 7 होने का कितना संभावना है? 5। 5 नहीं, 1 कम 6, 6, तो 6 संभावना है। और जब 2 डाइस थ्रो करेंगे ना तो टोटल केस, टोटल इवेंट क्या होगा? तो 6 का स्क्वायर 36। 1 डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल इवेंट 6, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 3 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 का क्यूब 216। तो 2 डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल इवेंट कितना? 6 का स्क्वायर 36, तो 6 बट्टा 36 यानी 1 बट्टा 6। चलिए बताइए, तो हम आपको बोले कि जब 2 डाइस थ्रो किए तो उसके सतह पर आए अंकों का योग 8 हो, इसकी क्या संभावना है? तो आप बोलेंगे सर योग 8 होने का संभावना, तो 8 होने का संभावना कितना? 5, और 5 है टोटल इवेंट्स कितना में? 36 में, तो 5 बट्टा 36। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये सवाल देखिए, का 2 पासे साथ साथ फेंके जाते हैं तो योग 11 से कम आने की प्रायिकता क्या है? 11 से कम, तो ये मेरे भाई 11 से कम आने का, तो 11, एक तो तरीका है कि 11 से कम बोला यानी कि योग 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 से कम बोला है तो योग 10 होने का संभावना 3, 9 आने का संभावना 4, 8 आने का संभावना 5, 7 आने का कम, यहाँ 7 से कम ना तो 6, 6 आने का 5, 5 आने का 4, 4 3 3 2 2 1, टोटल कितना? 3 4 7 5 12 6 18, 18 5 23 4 27 3 30 3 33, 33 है टोटल। 2 डाइस थ्रो किया, टोटल इवेंट कितना? 36। 3 से काटिएगा, 3 से 11 और 3 से 12 यानी 11 बट्टा 12 हो जाएगा। लेकिन कितना कैलकुलेटिव हो गया। आपको बोला सोचिए, दिमाग लगाइए कि योग जो है 11 से
कम होने का संभावना, तो 11 से कम होने का संभावना पूछा है, तो हम ये देख लेते हैं कि सर योग 11 के बराबर या 11 से ज़्यादा होने का क्या संभावना है। उसके बाद टोटल में से 11 के बराबर या 11 से ज़्यादा होने वाला संभावना घटा देंगे तो 11 से कम का संभावना आ जाएगा। तो 11 योग 11 से कम पूछ रहा है कि 11 से कम होने का, तो 11 से कम पूछा है तो हम देख लेते हैं योग 11 या 11 से ज्यादा 12 होने का। 12 से तो ज्यादा नहीं ना कुछ हो सकता है योग, तो 11 होने का संभावना कितना है 2, 12 होने का संभावना कितना 1, तो 2 और 1 3, टोटल इवेंट्स कितना 36, काटिएगा तो 1/12, 1/12, कोई दिक्कत। अब टोटल संभावना 1 में से 1/12 माइनस कर देंगे तो शेष जो आएगा ये 11 से कम होने का पॉसिबिलिटी होगा, तो ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा सा आसान है। ओके चलिए देखिए सर यहाँ देखें 3 कॉमन अगर कर लेते हैं, दिख रहा है साफ, 3 कॉमन कर लेंगे तो मेंटली करिए ना, 3 कॉमन करेंगे तो 3 से कट जाएगा कितना बार 18 बार, तो यहाँ बच जाएगा a² प्लस 1/a² बराबर कितना 18। और यहाँ पूरे के बट्टा में a है, पूरे के बट्टा में a है यानी a से सबको बारी बारी भाग दीजिए। a से इसको डिवाइड करेंगे a से इसको डिवाइड करेंगे 2, a से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/a, यानी ये है a माइनस 1/a अब प्लस 2, इसका वैल्यू आपको बताना है। अब सुनिए जरा, आप सबको पता है कि सर a² प्लस b² का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको सर a² प्लस b² मालूम है ही, और पूछा है a माइनस b चाहिए, तो सर माइनस वाला यूज करेंगे, तो a² प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab बराबर में 8 है, तो a से a कट जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 उधर जाके घट जाएगा कितना 16, तो a माइनस 1/a बराबर क्या होगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, यानी a प्लस 1/a का वैल्यू +4 और -4 दोनों ना। अब जरा आप लोग बताइए, तो एक बार इसका वैल्यू जो है +4 लेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और एक बार लेंगे -4, एक बार अगर -4 लेंगे तो -4 और +2 क्या हो जाएगा -2, तो इसका 2 वैल्यू आएगा, एक 6 और एक -2, एक 6 और -2, ऑप्शन नंबर बी। ओके ठीक ठाक सवाल था ये। देखिए का एक लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब है, यानी कि प्रिज्म का जो बेस है, प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं 11 और 15 है। का एक प्रिज्म है जिसका आधार जो है समलंब चतुर्भुज है और समानांतर भुजा जो है 11 और 15 है, और इस के बीच का दूरी, पैरेलल साइड के बीच का दूरी दिया है कितना 9। आगे पूछा आपसे कि यदि प्रिज्म का वॉल्यूम 1614.6 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का ऊंचाई क्या होगा। अच्छा प्रिज्म का वॉल्यूम आप सबको तो पता ही है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है सर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, ये चीज सबको पता है। तो आप बताइए वॉल्यूम तो दिया है 1614.6 और आधार का एरिया, आधार अगर समलंब चतुर्भुज है, आधार अगर समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का एरिया, बेस का एरिया यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया, तो समलंब का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 11 + 15 कितना 26 इंटू हाइट कितना है 9, तो ये समलंब चतुर्भुज का एरिया आ गया, इंटू प्रिज्म का ऊंचाई निकालना है तो मान लेते हैं h, ये हाइट सब बेस का है, प्रिज्म का हाइट हमने मान लिया h। अब जरा देखिए तो इसको काटेंगे तो मेरे प्यारे भाई अगर इसको काटिएगा तो 2 से काट दीजिए 13 बार, है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत टाइम खराब होगा आपका। देखिए एक बात बताइए, यहाँ यूनि डिजिट कितना है 6 है, यहाँ
3 नमा 27, 3 नमा 27, इकाई अंक कितना 7। अब 7 का इस h के साथ गुना करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट इसके यूनिट डिजिट से टैली करना चाहिए। तो आप सोचिए कि 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इकाई अंक 6 आएगा। तो 7 8 56, 8 से गुना करेंगे, यानी h का जो भी मान होगा उसका इकाई अंक 8 होना चाहिए। किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तो पूरा सॉल्व करेंगे बहुत टाइम खराब होगा। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है। पहले एक फॉर्मूला देखिए, हम आपको बोले कि सर a प्लस बी का होल क्यूब में ऐड कर दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर होगा ना। तो ये माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी कट जाएगा। अब यहाँ a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो जाएगा? 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर होगा ना। अब 2a अगर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बच जाएगा ना, यही बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको, या फिर इतना भी आप रहने दे सकते हैं, तो बस इतना भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्म में आप याद रखिएगा कि सर a प्लस बी के होल क्यूब एवं a माइनस बी के होल क्यूब को अगर ऐड करेंगे तो ये 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर बनेगा, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके ना। a प्लस बी के होल क्यूब में अगर a माइनस बी का होल क्यूब ऐड करेंगे तो 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप, तो सर इसको कहा इसका वर्गमूल क्या होगा? तो पहले इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब में a माइनस बी का होल क्यूब ऐड करेंगे तो 2a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना? 27 अब प्लस 6a बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना? 5 हो जाएगा ना। अब 27 दूना 54, अब प्लस 5 तिया 15 छक 90, तो 4 9 5 14। अब का इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल ना पूछा है, और इसका वैल्यू आया 144, यानी 144 का वर्गमूल कितना? 12। ओके, चलिए देखिए, का ए बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को कर सकते हैं। का ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम, ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का अनुपात 13:3 है। ए और बी द्वारा मिलकर किया गया काम और सी द्वारा किए गए काम का रेशियो है 13:3। आगे का बी और सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम और ए द्वारा किए गए काम का अनुपात, बी और सी द्वारा मिलकर किए गए काम तथा ए द्वारा किए गए काम का अनुपात कितना है? 1:1। ठीक है, दिख रहा है? हो दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, अब यहां देखिए, तो हम बोले आपसे कि सर इन दोनों रेशियो में कॉमन कौन है, जरा बताइए। पहला, इन दोनों रेशियो में कॉमन कौन है? तो आप बोलेंगे सर ए बी सी तीनों तो कॉमन है, अलग बात है अरेंजमेंट अलग अलग है, पर है तो कॉमन। यहां भी ए बी सी है, यहां भी ए बी सी है, कॉमन है। तो देखिए यहां ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर योग कितना है? 16। यहां पर ए बी सी तीनों को मिलाकर योग कितना? 2। सर योग इक्वल बनाना पड़ेगा, यहाँ 16 वहाँ भी 16 बनाइए, तो यहाँ 8 से गुना, अगर यहाँ 8 से तो यहाँ भी 8 से और यहाँ भी 8 से। अब जो जो इंडिविजुअल है पहले उसको लिख लीजिए। तो ए बी सी, ए अकेले है, ए का एफिशिएंसी कितना? 8। यहाँ सी अकेले है तो सी का एफिशिएंसी कितना? 3। अच्छा, ए और सी को मिलाकर 8 और 3 11, टोटल एफिशिएंसी कितना है? 16। 8 3 11 टोटल 16, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 5। तो ये तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सवाल कहा तीनों में कौन सर्वाधिक कुशल है, सबसे ज्यादा कुशल कौन है? तो सर ए का एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी ए सबसे अधिक कुशल होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके,
चलिए देखिए, कहा 800 रुपए में। ये सवाल थोड़ा आराम से कीजिएगा, नहीं तो लैंग्वेज पढ़ने में अगर छोटा सा गलती करेंगे मामला खराब हो जाएगा। देखिए, कहा 800 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, एक वस्तु जो है 800 रुपए में बेचे हैं, यानी ये सेलिंग प्राइस है। कहा कि सर इसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। कहा विक्रय मूल्य का 20% हानि होता है, यही लाइन समझना है भाई। जनरली प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन इस सवाल में कहा कि विक्रय मूल्य पर 20% आपको हानि हुआ है, तो बताना 20% का सर फ्रैक्शन कितना। 20% 1/5। जनरली लाभ हानि क्रयमूल्य पर होता है, इसलिए बट्टा वाला वैल्यू क्रयमूल्य होता है, लेकिन यहां विक्रयमूल्य पर 20% हानि हुआ, यानी कि 5 विक्रयमूल्य है, एक का हानि हुआ, 5 में बेचे, एक हानि हो गया, यानी खरीदे होंगे 6 में ना। ठीक है बात। अब बताइए विक्रय मूल्य है कितना, 5 यूनिट, लेकिन सवाल में दिया है कितना, 800। तो 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 800, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 800। हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, यानी 6 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहते, 6 से गुना, तो ये आ गया क्रय मूल्य। 5 से काटिए, 16 पचे 80, 16 छक 96, यानी क्रय मूल्य आ गया 960। अब आगे कहा इसके क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। कहा क्रय मूल्य तो पता कर गया 960, कहा कि बताइए अब कितना में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो, कितना में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। तो 960 में खरीदे हैं, 25% लाभ कमाना चाहते हैं, तो बेचना होगा 125% में। तो 25 बचे, 25 चौक 4 से 24 चौक 96, 24 बचे 120, यानी कि 1200 रुपया। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए देखिए, तो ये भी अच्छा सवाल है। का शिक्षक के बिना और शिक्षक के साथ की औसत आयु का अनुपात, ध्यान से, शिक्षक के बिना और शिक्षक के साथ की औसत आयु। शिक्षक के बिना कहने का मतलब केवल स्टूडेंट, ग्रुप में केवल स्टूडेंट है, और शिक्षक के साथ कहने का मतलब कि टीचर प्लस स्टूडेंट, टीचर प्लस स्टूडेंट। तो कहा यार कि शिक्षक के बिना यानी कि ओनली स्टूडेंट का औसत आयु, एवरेज, एवरेज एज, एवीजी मतलब एवरेज एज, समझ जाइएगा ना, एवरेज एज। आगे कहा यदि और शिक्षक के साथ यानी कि सर स्टूडेंट प्लस टीचर, स्टूडेंट प्लस टीचर का एवरेज एज का रेशियो दिया है अपने को कितना, 15:16, यानी कि 15/16। आगे का यदि शिक्षक की आयु, ध्यान से औसत नहीं है, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु और छात्रों की औसत आयु का अनुपात, शिक्षक की आयु यानी कि टीचर का केवल, एवरेज नहीं है एज है, केवल क्या है एज, टीचर का एज और छात्रों की औसत आयु यानी स्टूडेंट का एवरेज एज, स्टूडेंट का अंतर समझिए, बहुत खतरनाक सवाल है। कहा कि टीचर का एज, औसत नहीं केवल एज, और छात्रों का यानी स्टूडेंट का एवरेज एज, टीचर का एज और स्टूडेंट का एवरेज एज का रेशियो दिया है कितना, 8:3, यानी 8/3। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार लैंग्वेज आप लोग फिर से पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। का शिक्षक के बिना और शिक्षक के साथ, यानी शिक्षक के बिना यानी केवल स्टूडेंट और शिक्षक के साथ यानी स्टूडेंट प्लस टीचर का औसत आयु का रेशियो, एवरेज एज, एवरेज एज का रेशियो है 15/16। आगे का शिक्षक की आयु, शिक्षक का एज और छात्रों की औसत आयु, शिक्षक टीचर का एज, एज केवल एज है, और स्टूडेंट का एवरेज एज का रेशियो 8/3 है। चलिए हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सर दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ स्टूडेंट का एवरेज है, यहाँ भी स्टूडेंट का एवरेज, तो ये यहाँ 15 है और यहाँ 3 है, सेम करना पड़ेगा ना, एक ही सवाल में अलग अलग है, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 बनाइए, इसके लिए नीचे 5 से तो ऊपर में भी 5 से, हो गया। कहा कि छात्रों की संख्या, तो यार मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, छात्रों का संख्या पूछा है, मान लेते हैं x। तो आप बताइए x छात्र का औसत है 15,
तो x छात्र का अगर एवरेज 15 है तो टोटल क्या हो जाएगा 15x। अच्छा टीचर का एज कितना है, यहाँ एज है, एज टीचर का एज कितना 40, तो x स्टूडेंट का टोटल एज इतना, टीचर का एज अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल कितने कैंडिडेट का एज हो गया, x विद्यार्थी एक टीचर, तो ये x+1 कैंडिडेट का टोटल एज है। तो औसत एज कितना x+1 से भाग, तो ये पूरे ग्रुप का औसत एज है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है 16। हो गया खत्म। तो ये हो गया 15x + 40, क्रॉस करिएगा तो 16x + 1, 16 एकम 16, 15x उधर जाके घटेगा 1, 16 इधर आके घटेगा 24, x बराबर 24। तो अच्छा सवाल था, अच्छा क्या बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आगे, का एक व्यक्ति 6500 की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर और 7500 की धनराशि x-2% के साधारण ब्याज दर पर निवेश किया है। यानी कि पहला धनराशि है 6500 जो x% के दर से निवेश किया, और दूसरा धनराशि है 7500 जो x-2% के दर पर निवेश किया। कहा दोनों धनराशियों से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज 3750। अच्छा दोनों धनराशि से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज 3750 है, तो 1 साल का ब्याज कितना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 0, यानी कि 1250। ये 1 साल का ब्याज हो गया ना, हो गया काम खत्म यार। बताना 6500 रुपए पर x% के दर से ब्याज लग रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना 6500 का x% प्लस 7500 रुपया पर x-2% के दर से ब्याज लग रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना x-2%, और इन दोनों को मिलाकर 1 साल में टोटल ब्याज मिला है कितना 1250। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए, 6500 पर 1 साल का ब्याज x%, 7500 पर 1 साल का ब्याज x-2%, और दोनों को मिलाकर 1 साल का टोटल ब्याज 1250। अब यार परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना 65x परसेंट से। अब सुनिए ध्यान से, ये है 7500, ये है x% - 2%, x% - 2%, 7500 का x% तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, कितना 75x माइनस 7500 का 2%, 7500 का 2%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 75 दूना 150 बराबर 1250। तो सर 65 और 75 140x, 150 उधर जाके जुटेगा 0, 5 5 10, 3 1 4, 1400, 140 से 1400 को काट देंगे तो 10, x का वैल्यू 10 आ गया। तो कहा क्या है कि निवेश की गई दूसरी राशि के लिए ब्याज दर, तो दूसरा राशि जो 7500 है इसके लिए ब्याज दर कितना है x-2%, x है 10 तो x-2 कितना 8। ओके चलिए देखिए, कहा जब एक 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुना किया गया तो गुणनफल 424 आता है। कहा एक 2 अंकों वाली संख्या, जैसे सपोज x और y ये 2 अंकों का संख्या है जिसका इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x + y। का इस 2 अंकों वाली संख्या को अंकों के योग से, अंकों का योग कितना x + y से गुना कर दिया गया है, तो गुणनफल जो है ये कितना बनता है 424। पहला लाइन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब आगे बढ़िए, कहा जब उसके अंक को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या को, अच्छा x बाई था, अंक को बदल दिए तो बाई x। अब कहा कि प्राप्त संख्या कितना, इकाई अंक x दहाई अंक y, तो संख्या हो जाएगा 10y + x। अब कहा कि अंकों को बदलने से बनी संख्या को उसके अंकों के योग से गुना किया जाता है, तो अंकों का योग y + x या x + y से गुना कर दीजिए, जो परिणाम आएगा ये परिणाम होता है कितना 280। तो कहा दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग यानी x + y का मान आपसे पूछा है। अच्छा x प्लस अगर y पूछा है, x + y पूछा है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो ध्यान से ऐड करिएगा, तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो x + y इसमें भी x + y कॉमन हो जाएगा। अब अंदर क्या बच जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 10x x 11x बाई 10/11y, तो 11 यानी 11 कॉमन कर लेंगे तो अंदर x + y, और इधर कितना 4, 8 2 10, 4 2 6 1 7,
11 से काटिए तो 11 छक 66, 11 चौक 64 हो गया ना। अब x प्लस बाई गुना एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई गुना एक्स प्लस बाई क्या है, एक्स प्लस बाई का स्क्वायर। अब बराबर कितना 64, तो x प्लस बाई बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल कितना 8। और यही पूछ रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ओके चलिए देखिए, का निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय कहने का मतलब जो रूट के बाहर आ जाए, जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय है। जो रूट के बाहर ना आएगा वो अपरिमेय है। तो ये तो रूट के बाहर आएगा नहीं, पॉइंट में होगा, तो ये अपरिमेय है। सर ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय है। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो यही परिमेय है। ठीक है ना, वो भी अपरिमेय है। देखिए, का एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% छूट पर एक वस्तु खरीदता है। सुनिए ना, सूची कीमत जो है, रिटेल जो प्राइस है, सूची मूल्य से 20% छूट पर सामान खरीदा, यानी सूची मूल्य अगर 100 है, 20% पर खरीदा, यानी खरीदा कितना में, 80 में। का इसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित किया है। सूची कीमत से 25% ज्यादा मार्क किया है। सूची मूल्य अगर 100 है तो मार्क किया है कितना, 125। आगे कहा, यदि वह नई सूची कीमत, जो नया मार्क प्राइस है, जो नया सूची कीमत है, का इस पर 20% डिस्काउंट देता है। तो आप बताइए, 125 का चीज है, 20% डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितना में, 80% में। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 5 से 25 पचे 125, 25 चौक 100, तो विक्रय मूल्य आ गया कितना, 100। तो कहा उसका लाभ प्रतिशत, कितना आसान है मेरे भाई। क्रय मूल्य आपको मालूम है 80, बेच रहा है कितना में, 100 में, कितने का लाभ कमाया, 20 का, कितना पर, 80 पर। क्रय मूल्य ना 80, परसेंट तो 100 से गुना, 20 चौक 80, 25 चौक 100, यानी 25%। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, का किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 170.5, तो वह धनराशि। देखें आप, दो तरीका, एक तो है 3 साल के केस में सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100, 300 प्लस आर बाई 100। एक तरीका ये है, इससे आप बना लीजिए सवाल को। नहीं तो 10% काफी आसान सा रेट है, आप सबको याद ही रहता ही है। तो आप बताइए 10% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 30%, और 10% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो ये 33.1%। बहुत बार आप लोग किए हैं, याद होगा। अब सर इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस दिया है कितना, 170.5। अच्छा, परसेंट में अंतर कितना, परसेंट में अंतर कितना, 33.1% का। अब पूछ रहा है मूलधन, मूलधन यानी 100% का वैल्यू। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो उससे कर लेंगे, आप लोग को आसान वो भी लगेगा। अब यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल तो डेसिमल के बाद एक डिजिट नीचे भी एक डिजिट ऊपर भी, डेसिमल खत्म हो गया। अब काटिएगा तो 31 से 31 छक तो ज्यादा हो, 31 पचे 5, 5 दिया 15, 155 घटाएंगे 1 2 5, तो 31 1 हो जाएगा। देखिए ना, 5 1 कम 5, 5 दिया 15, 155, तो 5 2 1, अब 5 सही तो है यार, 31 बचे, तो 55 गुना 100 कितना हो गया, 5500। ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, का एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। ये हैंडशेक वाला सवाल है, कई बार पहले भी करा है, मैक्सिमम लोग को याद ही होगा। हैंडशेक होता क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2, जहां n जो है ये नंबर ऑफ पीपल है, लोगों की संख्या है, n लोगों की संख्या। तो सर n टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 इंटू 10 माइनस 1 9, अब बट्टा 2, 2 से काटिए 5 बार, तो 9 बचे 45, यानी कुल 45 लोग उपस्थित हैं। ओके ना। देखिए देखिए, अभी ये क्यूब वाला कॉन्सेप्ट शुरुआत में पूरा डिटेल में किया, अब आप देखिए इसको बना पा रहे हैं क्या।
कहा कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतह को रंगा गया है। एक बड़ा सा घन है जिसके भुजा का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर का, उसको पूरी तरह से कलर कर दिया और एकक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। एकक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया है। का कितने घन ऐसे हैं जिनकी दो सतह रंगीन है? पहले तो n निकालते हैं, और n कैसे निकालेंगे? तो बड़ा घन का भुजा बट्टा छोटा घन का भुजा, कितना आ गया? 5। कहा कि ऐसे कितने घन है जिसका दो सतह रंगीन है? तो 2 सरफेस पेंटेड घनों का संख्या क्या होगा? दो सतह कलर किए हुए घनों का संख्या क्या होगा? तो 12 इंटू n माइनस 2, तो 12 n माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, तो 12 तिया 36। ओके, देखिए ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। देखिए तो का एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जाता है। कहा पेंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। सुनिए ना, कहा एक पाइप जो है पूरे टंकी को 15 घंटे में भर देगा, लेकिन उसके आधार में लीकेज होने के कारण, छिद्र होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरता है। कहा यदि टैंक पूरा भर गया है और पाइप बंद है तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? बेसिक तरीके से तो आप कर ही लेंगे एलसीएम उलसीएम लेके, लेकिन ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाला जो टाइप है ना, इसको सीधे आप कर लीजिएगा सिंपल a गुना b बट्टा a माइनस b। जैसे एक नल अगर बिना किसी डिस्टर्बिंग का टंकी भरेगा तो पूरा टंकी 15 घंटे में भर देगा, लेकिन का उसके तली में छिद्र हो गया, बेस आधार में छिद्र हो गया, नल भर रहा है और लीकेज से पानी निकल रहा है, जिसके कारण टाइम लग रहा है अब कै घंटा? 20 घंटा। तो ये डिस्टर्ब कर दिया ना, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाला है, तो सिंपल a गुना b यानी कि 20 गुना 15 बट्टा 20 में से 15 गया 5, 5 चौक 20, 15 चौक 60। ठीक है, नहीं तो बेसिक तो आप लोग कर लेंगे एलसीएम से। देखिए अब कहा यदि a और b क्रमशः असमीकाएं इतना तथा इतना है, जहां x एक नेचुरल नंबर है का हल समुच्चय है, तब समुच्चय a इंटरसेक्शन b क्या होगा? तो देखिए पहले सॉल्व करिए। a जो है असमीका दिया है कितना? 5x प्लस 2 इज लेस देन 8x माइनस 1। 5x उधर जाके घट जाएगा 3x, 1 इधर आके जुड़ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या हुआ? कि x का जो मान है ये 1 से बड़ा होगा, यानी a का जो एलिमेंट होगा ये 1 से बड़ा होगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए का दूसरा जो असमीका है b का, ये दिया है कितना? 7x माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल थ्राइस ऑफ x प्लस 6, तो 3 से गुना करिएगा तो 3x प्लस 18। अब 3x इधर आके घट जाएगा कितना? 4x ग्रेटर एंड इक्वल, माइनस 2 उधर जाके जुड़ जाएगा 20, 4 से काट दीजिएगा तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल कितना? 5। यानी कि b का जो एलिमेंट आएगा, b का जो एलिमेंट आएगा ये 5 से बड़ा या बराबर, 5 से बड़ा या बराबर, यानी 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक। अब पूछा है a इंटरसेक्शन b। सर a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि जो एलिमेंट a और b दोनों में कॉमन है। a इंटरसेक्शन b यानी जो एलिमेंट a और b दोनों में कॉमन है। तो सर a और b दोनों में कॉमन क्या है? 5 से b और ये 5, तो 5 से आगे सब कॉमन ही है, तो 5 6 7 इस तरीके से, तो 5 6 7 अनंत तक। कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, देखिए का ए अकेले, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है सवाल बहुत अच्छा ये। देखिए का यार ए अकेले काम का 2/5 भाग 12 दिन में, ध्यान से समझिएगा, ए अकेले जो है 2/5 भाग काम 12 दिन में, ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कै दिन में कर देगा? 30 दिन में। ये ए का टाइम आ गया 30 दिन। क्लियर है बात यहां तक? आगे कहा ए के तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। ए के तुलना में बी जो है ए से बी 25% ज्यादा। थोड़ा मेंटली सोचिए ना, 25% का फ्रैक्शन कितना? 1/4।
कहा ए से बी 25% ज्यादा, यानी ए का एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी एक ज्यादा कितना होगा, 5 होगा। तो ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा 5:4। ए का टाइम अनुपात में 5, लेकिन एक्चुअल में कितना, 30। तो 5 यूनिट बराबर 30 दिन, कै गुना, 6 गुना, तो 4 यूनिट बराबर 6 चौक 24 होगा। तो बी का टाइम है 24 दिन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे कहा सी अकेले उसी काम को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। सी जो है 20 से 12 दिन कम समय में करता है। सी जो है 20 से 12 दिन, अगर बी को 24 दिन लग रहा तो सी को 12 दिन कम लगेगा, यानी कि सी को लग रहा है कितना दिन, 12 दिन। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, कहा सी के तुलना में डी 25% कम कुशल है। सी से डी 25% कम है, सी के तुलना में डी 25% कम है। तो सर सी के तुलना में डी 25% कम है, 25% 1/4, यानी सी का एफिशिएंसी 4, तो डी एक कम कितना, 3। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो 4:3, तो समय का रेशियो 3:4। अच्छा, सी का टाइम है 3, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 12। तो 12 3 का 4 गुना, तो 4 का 4 गुना कितना, 16। तो ए बी एंड सी तीनों का समय मालूम कर गए, ए बी सी तीनों का समय मालूम कर गए। अब देखिए, आप लोग यहीं पे कर लीजिएगा, लेकिन हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ए पूरा काम करे तो कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में। बी करेगा कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में। सी करे कितना दिन, 12 दिन। और डी करे तो कितना दिन, 16 दिन। सर इन सब का एलसीएम लीजिएगा, 240, 30 8 24 10 12 दूना और 16 एकम 16 85 15। अब सवाल का है, यदि वे सारे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा, यानी ये चारों लोग मिलकर काम करें कितना दिन में कर देगा। तो टोटल काम है 240, ये चारों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना, 10 8 18 अब 20 28 अब 15, 28 अब 15 कितना हो जाएगा, 28 अब 15 28 8 5 13 43 ना, तो 240/43, 240 क्या है हो, 30 8 38 अब 15 8 5 13 4 53 होगा, सॉरी 53, 240/53 ऑप्शन है, हो जाएगा। देखिए, कहा अजीत ने एक पेन ड्राइव, इसके अंकित मूल्य के 4 ऊपर नहीं दिख रहा है, कट गया है, हो कोई बात नहीं, 4/5 है, पता नहीं 4/5 है क्या है, 4/5 ही होगा, ठीक है ना। काजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पर खरीदा। अंकित मूल्य के 4/5, अंकित मूल्य के 4/5, यानी अंकित मूल्य अगर 5 है, का के की जिसके साथ लगा होता है ना, वो वैल्यू हमेशा नीचे। अंकित मूल्य अगर 5 है तो खरीदा है 4 में। आगे कहा अंकित मूल्य के 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य 5 है, इससे 20% ज्यादा, तो 5 का 20% निकालिए, तो 5 का 20% अगर निकालिएगा, ऐसे तो मेंटली सोच लेना 20% 1/5, तो 5 का 1/5 एक ज्यादा, यानी 6 में बेचा है। लेकिन देखिए 5 का 20%, 20 से कम 20 × 5 = 100, 5 से 5 कट गया कितना, 1, यानी अंकित मूल्य अगर 5 है तो इससे एक ज्यादा, यानी कि बेच दिया है 6 रुपए में। कहा कि कितने का लाभ होगा, सर 4 में खरीदा 6 में बेचा, तो लाभ कितने का, 2 का, कितना पर, 4 पर, परसेंट 100 से गुना, 4 से 25 चौक 100, 25 दूना 50%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए, का कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करता है। सुनिए ना, सामान्य चाल का 5/8 से चलना शुरू किया है। समान चाल ये स्पीड है, स्पीड जो है 5/8 का, सामान्य स्पीड के 5/8 से चलना शुरू किया है और अपने कार्यस्थल पर जाता है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। सुनिए ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। कहा अपने ओरिजिनल स्पीड के 5/8 से चलना शुरू किया, तो स्पीड का रेशियो है 5/8, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 8/5। टाइम का रेशियो 8/5, यानी कि पहले उसको समय लगता था 5 यूनिट, अब समय लग रहा है 8 यूनिट। तो अनुपात में कितना ज्यादा समय लग रहा है, 3 यूनिट ज्यादा लग रहा, पर
एक्चुअल में कितना ज्यादा लग रहा है, 36 मिनट, सॉरी यार। तो 1 यूनिट बराबर 12 मिनट। अब 1 यूनिट 12 है तो कहा कि कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला सामान्य समय, सामान्य समय 5 यूनिट, 1 बराबर 12 तो 5 यूनिट बराबर 12 पचे 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा। ठीक है, देखिए ये हो गया। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको कई बार बताया, साइन स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है, एंगल का योग अगर 90 है ना तो मान होता है 1, एंगल का योग 90 तो मान कितना, तो इसका वैल्यू हो गया 1 नीचे। सिमिलरली कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, एंगल का योग अगर 90 है तो मान होगा 1, ये ध्यान रखना। साइन स्क्वायर के बीच में प्लस एंगल का योग 90 मान 1, या कॉस स्क्वायर के बीच में भी प्लस एंगल का योग 90 तो मान कितना होगा 1। अब प्लस देखिए ना, यहाँ एंगल सेम करिए तो कॉस चेंज हो जाइए, तो 71 है ही, इसी को चेंज करते, चूंकि यहाँ भी 71 है, ये 71, इसको चेंज करते हैं। साइन को चेंज करिए, साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। 90 में से 19 जाएगा कितना, 71, 71 होगा। तो कॉस 71 इंटू कॉस 71 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 71। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2। आसान सा सवाल था। देखिए का एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। का एक त्रिभुज है, इसका बेस जो है वर्ग के विकर्ण का ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है, बेस जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। अच्छा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, लेकिन दिया है कितना 7√2, √2 से √2 कैंसिल, वर्ग का एक भुजा 7। अच्छा वर्ग का भुजा 7 है तो परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4 सते 28 हो जाएगा। तो वर्ग का ट्रायंगल का बेस 28। अब का इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका एरिया 169। अच्छा वर्ग का एरिया अगर 169 है तो वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर बराबर 169, तो वर्ग का एक भुजा 13, तो ट्रायंगल का जो हाइट है वर्ग के भुजा के बराबर यानी 13 के बराबर है। का ट्रायंगल का एरिया कितना आसान है हो, अगर बेस मालूम हाइट मालूम तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। 2 से 14 बार में 14 तिया 42, 14 4 18, 182 ऑप्शन है, हो जाएगा। चलिए देखिए का 9 धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम विपरीत 15 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में। पता है धारा के अपोजिट में चाल घट जाता है, चाल अगर धारा के दिशा में जाइएगा चाल बढ़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहा धारा के विपरीत 15 किलोमीटर 5 घंटे में, तो धारा के विपरीत चाल घटेगा। और कहा 15 किलोमीटर 5 घंटे में, तो चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय, 15/5 यानी कितना 3 किलोमीटर बराबर। और कहा कि धारा के अनुकूल यानी धारा के डायरेक्शन में चाल बढ़ जाएगा यानी बोर्ड प्लस वाटर, और धारा के दिशा में 42 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में, तो चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय, 42/6 यानी 7 किलोमीटर बराबर। अब कहा कि बताइए धारा की गति, वाटर का स्पीड निकालना है, छोटा वाला वैल्यू निकालना है, तो घटाकर 2 से भागा, 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा कितना 2, तो वाटर का स्पीड 2 किलोमीटर बराबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए ये सवाल अच्छा है। का यार एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, विद्यार्थी का संख्या दिया है 45, नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर क्लास में टोटल 45 बच्चे हैं। का जिसमें से 33.1/3% लड़का है, सुनिए ना 33.1/3% लड़का है, 33.1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी कि टोटल विद्यार्थी अगर 3 है उसमें से एक ठो लड़का है, तो 3 में से एक लड़का है तो गर्ल्स कितना होगी 2, गर्ल्स कितना 2, तो ये बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो आ गया। अब सुनिए ध्यान से देखें, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो मालूम है ही और उसका रियल वैल्यू भी मालूम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 45। तो सर अगर रेशियो मालूम है संख्या का तो
तो इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। यूज करके भी आप सवाल बना सकते हैं, पर यूज करेंगे कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसको इग्नोर कर दिए, रेशियो मालूम हो गया, यहीं से काम करेंगे। आगे बढ़िए, कहा विज्ञान में लड़कियों की औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 से ही 2/3% अधिक है। कहा लड़कियों का औसत लड़कों से अधिक है, 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना, 2/3। लड़कियों का औसत लड़कों से अधिक है, यानी कि जो एवरेज है लड़का से ज्यादा है, गर्ल्स का एवरेज बॉयज से ज्यादा है, यानी बॉयज का एवरेज अगर 3 है तो गर्ल्स का 2 ज्यादा, कितना, 5 हो गया। अब आगे कहा कि यदि सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 78 है, सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक यानी कि पूरे क्लास का औसत दिया है 78। सुनिए, कई बार लोग जल्दीबाजी में गलती क्या करता है, बॉयज का एवरेज 3, गर्ल्स का एवरेज 5, टोटल एवरेज 5 3। भाई ऐसा नहीं कर सकते, पूरे क्लास का एवरेज अगर निकालना है ना, सभी विद्यार्थी का एवरेज निकालना है, तो पहले आप टोटल देखिए प्राप्तांक कितना। तो सर एक लड़का का औसत अंक 3 है, तो टोटल अंक औसत गुना संख्या 3 एकम 3। कहा 2 ठो गर्ल्स है जिनका औसत 5 है, तो टोटल अंक कितना, 2 5 10। तो ये एक लड़का का टोटल अंक है और ये 2 गर्ल्स का टोटल अंक है, दोनों को ऐड कर दिए तो 1 और 2 3 विद्यार्थी का टोटल अंक इतना, 3 विद्यार्थी का टोटल इतना, तो औसत कितना, 3 से डिवाइड कर दिए। अब ये सभी विद्यार्थी का औसत आ गया कितना, 13/3। ये सभी विद्यार्थी का औसत 13/3, लेकिन एक्चुअल में औसत है कितना, 78। 13 से काटिए, 13 से एक बार, 13 छक 78, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 6 तिरिक 18। 1 यूनिट 18 है तो लड़कियों का औसत कितना होगा, गर्ल्स का औसत 5 है, 1 यूनिट बराबर 18, 5 यूनिट बराबर 18 5 90, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए, का ए बी सी के बीच में इतना 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 के अनुपात में कुछ पैसा बांटा गया है। तो देखिए ना, रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, भिन्न में दिया है, अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज करेंगे तो सारा नीचे वाले के एलसीएम से गुना, 5 3 4, 5 तिया 15 चौक 60 से गुना करिए तो 12 पचे 60, 12 चौक 48, 20 तिया 60, 20 दूना 40, 4 15 चौक 60, 15 तिया 45, तीनों के हिस्से का रेशियो आ गया। आगे का बी का हिस्सा 2600 है, बी का हिस्सा 2600, बी का हिस्सा अनुपात में कितना, 40 यूनिट, तो 40 यूनिट का वैल्यू 2600 दिया है। अब पूछा है एक्स का मान, और एक्स टोटल पैसा है, तो टोटल यानी तीनों को मिलाकर 8 5 13, 4 4 8 4 12 और 1 13, 133 का वैल्यू पूछा है, 133 से गुना कर लीजिए, 0 से 0, 4 छक 24, 4 पचे 20। अब 5 तिया 15, इकाई अंक 5 है सबका, तो 6 5 11, 11 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 11 से छोड़िए ना, 11 का मल्टीपल 8 4 12, 6 5 11, ये नहीं है, 8 है 1 9, 5 5 10, ये भी नहीं है, 8 5 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, तो ऐसे कैसे होगा, फिर बनाना पड़ेगा ही। देखिए तो 0, 6 तिरिक 18, 1 19, 6 और 1 7, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 और 1 6, तो 5 8 6 14, 9 7 16, 7 1 8, 86 45, 86 45, यही तो था। ग्यारह का मल्टीपल हम ढूंढ रहे थे, 65 थोड़े ना 11 से कटता है। देखिए तो लास्ट है, एक दूसरे से सहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ नहीं है। देखिए का 3 सहअभाज्य संख्या इस प्रकार है कि पहले 2 का गुणनफल 88 है। 3 अभाज्य संख्या एबीसी मान लेते हैं, जिसमें पहला 2 नंबर का गुणनफल है 88 88, और आगे का अंतिम 2 संख्या जैसे मान लेते हैं ए बी सी 3 नंबर है, पहले 2 का गुणनफल यानी ए गुना बी 88 है, और अंतिम 2 संख्या यानी कि बी गुना सी जो है ये कितना है, 165 है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों में देखिए तो कॉमन कौन है, दूसरा संख्या यानी बी दोनों में कॉमन है, यानी कि बी अगर दोनों में कॉमन है तो बी से ये भी कट रहा होगा, ये भी कट रहा होगा, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो 88 और 165 दोनों को काटे।
ऐसा संख्या जो 88 65 दोनों को काटे। तो अगर डायरेक्ट आप देख पा रहे तो बढ़िया, नहीं तो HCF निकाल लीजिए। लेकिन ये छोटा नंबर है, दिख गया सर ये 11 8 से तो ये कटेगा नहीं, 11 से तो 11 8 88, 11 एकम 11 पचे 55 कट जाएगा, यानी 11 से दोनों नंबर कट रहा है, तो बी का वैल्यू फिक्स हो गया 11। अब 11 8 88 तो ए का वैल्यू 8, 11 एक कम 11 पचे 55 तो सी का वैल्यू 15। अब सवाल कहा है कि तीनों संख्या का योग, तो पहला संख्या 8, दूसरा संख्या 11 और तीसरा संख्या 15। 15 और 11 26, 26 और 8 34। ऑप्शन नंबर डी। ओके ना। तो चले मेरे प्यारे भाई, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।